आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। बिहार में सरकार बदल गई लेकिन चेहरा नहीं बदला। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के साथ जो इत्तेहादी पार्टियां थी उनका बदलाव जरूर हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि चेहरा वही है, सरकार बदली है, इत्तेहादी बदले हैं, क्या बिहार के लोगों की किस्मत भी बदलेगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में महागठबंधन की एक नई सरकार अब बिहार के लोगों को मिली है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे। क्या बिहार की तकदीर बदलेगी? जो वादे किए जा रहे हैं और आज जो हलफ बर्दारी के बाद बयानबाजी हुई है, नीतीश कुमार जी ने कहा है या तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक मजबूत और एक तरक्की याफ्ता बिहार बनाएंगे और बिहार की तस्वीर बदल देंगे। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक नई सरकार है, चेहरा वही है, लेकिन क्या बिहार की किस्मत बदलेगी? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू से। उचित शर्मा जी सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट है, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। और कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मोहम्मद नेमतुल्लाह जी आपके पास ही आना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, सरकार बदल गई है और जो साथी थे सरकार में वो बदल गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा वही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अब चैलेंजेस क्या होंगे नीतीश कुमार साहब के सामने? एक ऐसी पार्टी के साथ आप बिहार की सरकार में थे जो सेंटर में थी और जो काफी ताकतवर पार्टी थी, लेकिन अब जो बदलकर जो इत्तेहादी आपके साथ आया है तो वो एक तरह से बदला हुआ है। चैलेंजेस क्या होंगे आपके सामने? देखिए, हम लोग थे एनडीए में, बीजेपी के साथ थे और सरकार चला रहे थे, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी यहाँ और जिस तरह से उम्मीद थी कि सेंटर से हमारा जो मोदी जी यहाँ भाषण बोल के गए थे पैकेज देने के लिए, विशेष दर्जा मिलने के लिए, और उस पर कोई मांग करते रह गए माननीय मुख्यमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल दर्जा देने की, लेकिन इस तरह का कोई सुनवाई नहीं था। पैकेज मिला था, कुछ मिला था, विशेष दर्जा मिला। इस तरह से नीतीश कुमार अपने क्षमता से, अपने रिसोर्सेज से जिस तरह से विकास किया, विकास चला जाता, उसके अलावा जिस तरह से माहौल बिगड़ा जा रहा था बिहार में, और नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर है और जिस तरह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए और हम एक नीतीश कुमार महाराष्ट्र नहीं है, बिहार महाराष्ट्र बिहार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार एक ही बेटा और महाराष्ट्र की तरह यहाँ साजिश रची जाती थी हमारे पार्टी को तोड़ने की, एमएलए को मिलाने की। इस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, हमारे वो एमएलए भी कम है। तो पिछले चुनाव में जिस तरह से षड्यंत्र रख के बीजेपी ने इस्तेमाल किया चिराग पासवान को, उसी तरह से फिर एक चिराग पासवान मॉडल तैयार किया जाता था आरसीपी के शक्ल में, और इस तरह से साजिश के तहत हमको कमजोर किया जा रहा था और असहज महसूस कर रहे थे मुख्यमंत्री। कई काम में उनको बड़ी अड़चनें होती थी और रिसोर्सेज भी नहीं थे, अपने रिसोर्सेज से काम करना था। इसलिए मजबूरी में उन्होंने पूरे जनता जनहित में, आवाम के हित में और अपने पार्टी के सारे एमएलए एमपी वर्कर से राय मशवरा करके क्या किया जाए, सबकी राय थी कि गठबंधन में, महागठबंधन में चला जाए। यहाँ अब हमारा गुजारा नहीं है, यहाँ हमारे पार्टी को ये लोग महाराष्ट्र की तरह एकदम खत्म कर देंगे, इसलिए ये डर सता रहा था नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार जी को डर सता रहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है या गठबंधन में जो कुछ हुआ, उसी तरह से बिहार में कहीं एक तस्वीर न बन जाए। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपसे ये रिएक्शन ले लेता हूं कि नई सरकार बनी है, आप लोग भी इस सरकार में शामिल है, यानी कांग्रेस भी इस सरकार का हिस्सा है। और पिछले एक लंबे वक्त से आप देखिए कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू की सरकार है अलायंस की या फिर आरजेडी की सरकार रहती है, लेकिन बिहार के जो चैलेंजेस हैं वो कम नहीं होते हैं।
अब एक नई सरकार बनी है, नया हौसला है, 2024 के आने वाले चुनाव भी सामने हैं, तो भी यहां से क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? प्रश्न तो बहुत ही वाजिब आपका है और बहुत ही सार्थक आज के समय परिस्थितियों के हिसाब से आपने इस बात को रखा है कि बिहार में सरकारें चाहे जो भी रही हो, ये बात सच्चाई है कि पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में जो आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, ये भी बात सच्चाई है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आरजेडी अलायंस की रही हो, जेडीयू अलायंस की रही हो, कई बार दोनों साथ रहे हैं, कई बार भाजपा के साथ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक समस्या वहां रही है, पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, उसमें जितना बदलाव आना चाहिए और उन समस्याओं का जिस तरह निपटारा होना चाहिए, ये भी सच है कि वो उस हद तक नहीं हुई है। परिस्थितियां इसमें 2-3 चीजें हैं। 2000 के बाद जब से सरकार बदली, वहां बिहार राज्य का विभाजन हुआ, सच्चाई है और ये बजटीय प्रावधान में कोई तथ्य है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा, किस तरह से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को जो बजट मिलना चाहिए था, जो उसका आय का स्रोत होना चाहिए था, वो एक तरह से आय का स्रोत कट गया। उसके बाद जो भी सरकार आई, उन सरकारों को सच्चाई में ग्राउंड पे बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और केंद्र सरकार लगातार, चाहे वो जिसकी भी केंद्र में सरकार रही हो, वो उसको विशेष आर्थिक पैकेज देने के नाम पर जितना मिलना चाहिए वो बिहार को नहीं मिला। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बिहार से आता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक बिहार का बच्चा हूं और इस कारण से भी मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी सरकार जब 10 साल की यूपीए की सरकार केंद्र में थी, माननीय मनमोहन सिंह जी ने, हालांकि उस समय राज्य में हमारा नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे, भाजपा की सरकारें चली, बावजूद हमने कई बार आर्थिक पैकेज दिए और बड़े लेवल का पैकेज दिए, बिना घोषणा और बिना ये लंबी लंबी भाषणों के। जब जब चुनाव आता है, चुनाव में चाहे केंद्रीय स्तर पर जो भी सरकारें रहती हैं, वो बार बार जाकर के वहां, आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में, 2019-20 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कितनी घोषणाएं की, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और कितना दे दूं। हुआ क्या? फाइनली चुनाव बीतता है और वो केंद्र सरकार भूल जाती है। आर्थिक विशेष राज्य के दर्जे की बात लगातार हो रही है और नीतीश कुमार जी इस कारण से गठबंधन से बाहर हुए थे, आए थे और फिर बाहर होने का एक फैक्टर भी है। मुझे लगता है बिहार राज्य का तस्वीर तभी बदलेगा जब केंद्रीय स्तर पर एक समन्वित नीति बिहार के लिए अपनाई जाए, राज्य के स्तर पर भी जो सभी दल हैं वो आपस में इन बात के लिए, यानी अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं दोबारा से इस पर अजय जी मैं दोबारा से आऊंगा। मैं जल्दी से डिबेट में गुलरेज शेख साहब और उचित शर्मा साहब को भी जोड़ लेता हूं। गुलरेज शेख साहब, कांग्रेस का भी हमने बयान सुना और नेमतुल्ला साहब जो कह रहे थे वो भी हमने सुना, तो कुल मिलाकर जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार को सेंटर से और मोदी जी की सरकार से कुछ शिकायतें थी और कुछ डर, दो चीजें हैं, एक शिकायत और एक डर। नहीं, दोनों नहीं थी, न शिकायत थी न किसी प्रकार का भय था, लेकिन हाँ महत्वाकांक्षा थी, अति महत्वाकांक्षा थी। और यदि हम उनको उपराष्ट्रपति बना देते तो ये महत्वाकांक्षा उनकी फुलफिल हो जाती कुछ हद तक। देखिए, हमने नीतीश बाबू को बहुत कुछ दिया, हम मानते हैं कि नीतीश बाबू एक बड़े नेता हैं, हम ये भी मानते हैं कि नीतीश बाबू मिनिस्ट्रियल मटेरियल है, उनमें मिनिस्टर बनने का मटेरियल है, लेकिन हमने मिनिस्टोरियल मटेरियल वाले नीतीश बाबू को चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने उनको चीफ मिनिस्टर मटेरियल बना दिया। अब उनकी जो लालसा है, उनका पेट नहीं भरा रहा सत्ता का, अब वो जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के कि मैं उपराष्ट्रपति बन जाऊं, उपराष्ट्रपति नहीं बने तो वो सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ऐसे कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? आप ये देखिए, संगठन होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, लोगों में विश्वास नहीं तो सीएम तो अभी भी बने हुए गुलरेज साहब, सीएम तो वो अभी भी हैं। अगर आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया था तो सीएम तो वो अभी भी है, बीजेपी से अलग हटकर भी वो सीएम है। मैंने आपको एक बात कही है भी कि मैं मानता हूं बेशक उनमें मिनिस्टर का मटेरियल था, हमने मिनिस्टर के मटेरियल को मुख्यमंत्री के मटेरियल में तब्दील किया है। अब ठीक है, वो हमारे कंधों पर बैठकर मुख्यमंत्री बन गए, थोड़े दिन अभी और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो गथवा यदि आप
जिस तरह के लोगों के पास गए, पहले भी जा चुके हैं, और वहां से फिर खुद वो जलील होकर एक तरह से निकले थे। उन्होंने खुद ने कहा था भ्रष्टाचारियों के साथ वो रह नहीं। नीतीश कुमार जी का जो आज पहला बयान था कि 2024 में अब मोदी जी अपनी वापसी और वापस जाने की तैयारी कर लें। भाई साहेब, ऐसे बयान बहुत लोग देते रहते हैं, मत भूलिए राहुल गांधी ने क्या कहा था 2019 में, चौकीदार चोर है। उसके बरक्स जनता ने क्या कहा, चौकीदार प्योर है। तो जनता जो कहती है, आवाम की जो आवाज आती है जमहूरियत में, वो महत्वपूर्ण होता है, किसी टॉम डिक हैरी के कहने से कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं बिहार की सियासत को उचित शर्मा साहब से समझ लेता हूं, सीनियर सहाफी हमारे साथ, बिहार की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। उचित शर्मा साहब, अब बिहार की इस सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, चेहरा वही है, नीतीश कुमार जी हैं, जो अलायंस पार्टी थी वो अब एक तरह से बदल गई है, सरकार जरूर बदली है लेकिन चेहरा वही है। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे सियासत कैसे चलेगी? देखिए, बिहार में जो भी हाल है, जो वहां के हाल है जी, उसमें आप जो पूछ रहे थे उसमें डर भी है और महत्वाकांक्षा भी है जी। ये बात सत्य है कि डर, इनके पार्टी का अस्तित्व वहां खत्म हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वो जिस तरीके से वो राजनीतिक पीएचडी करती है, आप बाकी लोग उसके सामने प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे, जिस तरीके की वो राजनीति करती है, जिस तरीके के वो एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे ये जो बहुत दिन से चल रहा था, ये 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद ये इच्छा प्रबल हो गई, महाराष्ट्र के बाद ये भय का जो माहौल था वो आत्मसात करने लगे थे जो सीएम बिहार हैं, उनको लग रहा था कि ये हाल यहाँ भी होंगे, क्योंकि ये चीजें अभी से नहीं है, ये काफी दिन का डेवलप है। जब आरसीपी सिंह की करीबी बढ़ी, फिर अजय आलोक प्रवक्ता उनको निकाले, अनिल कुमार महासचिव है उनको निकाले, विपिन कुमार है, जो दूसरे जितेंद्र नीरज हैं, ये तमाम लोग जो भाजपा के करीब होते जा रहे थे, उससे इनको अंदर में भय हुआ था कि ये हमारी जड़ों को काट रहे हैं। ये बात सत्य है। वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय की अगर आप परिप्रेक्ष्य बात करें, केंद्रीय नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य बात करें, तो जो एक विपक्ष जो बटा हुआ है वो इनके नीचे आ सकता है, ये बात भी सत्य है। तो वो एक महत्वाकांक्षा पे मैं आ रहा हूँ, वो महत्वाकांक्षा जरूर है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी के साथ ये बेनिफिट ये है कि वो जिस प्रकार से बाकी लोग, कांग्रेस के लोगों पे आरोप लगता है कि अभी राजनीति में नए हैं, बच्चे हैं, राजनीतिक समझ नहीं है, ये आरोप आप नीतीश कुमार पे नहीं लगा सकते। नीतीश कुमार पे आज उनका निष्कलंक पूरा जीवन रहा, ये बात सत्य है। उनको 50 साल की राजनीति का अनुभव लगभग उनको है, 25 साल के लगभग वो 24-25 साल के लगभग वो सत्ता नसीब हो चुके हैं, सत्ता में बैठ चुके हैं, मिनिस्ट्रीज में रह चुके हैं, तो उनके साथ पर्याप्त अनुभव है। उसके कारण देखिए, आप जैसे ही उन्होंने भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस उनके साथ आ गई, लेफ्ट उनके साथ आ गई, आप उस दिन और रुकिए, ममता बनर्जी उनके साथ रहेंगी, शरद पवार उनके साथ रहेंगे, उद्धव ठाकरे उनके साथ रहेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उनके पास करीब आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है अगर विपक्ष, केंद्र में विपक्ष अगर जिंदा होता है, जिसकी कमी थी। देखिए, कई के अपने साथ इश्यूज थे, केंद्र विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष एक किसी नेता के अंडर में काम नहीं हो पा रहा था, चाहे वो शरद पवार को लेके हो, ममता बनर्जी को लेके हो, वो चाहे अरविंद केजरीवाल को लेके हो, वो एक दूसरे को नेता मान नहीं रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की जहां बात आती है तो ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी जितने भी विपक्ष है वो एकजुट हो सकते हैं, और आने वाले 24 के चुनाव में साउथ के लोग भी, साउथ की जो पार्टियां हैं, साउथ की जो लोग हैं, वो भी नीतीश के साथ आ सकती है। तो शायद ये जो मुझे लग रहा है कि बिहार तो केवल एक दिखावा मात्र है अभी, लेकिन हकीकत में बिहार राज्य को जो चलाएंगे वो आप लालू ही, तेजस्वी ही चलाएंगे। हकीकत ये है कि ये केंद्रीय राजनीति में जाने का एक मोड़ है, एक मतलब 2024 से पहले की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। 24 के चुनाव, 24 की शुरुआत यहाँ से एक तरह से माना जाए, शुरुआत है 2024। जी मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, जो बात यहाँ पर ऊची शर्मा जी ने कही और बड़ी अच्छी कई बातें उन्होंने कही कि दरअसल ये 2024 की एक तरह से शुरुआत है और जो अपोजिशन बिखरा हुआ था उसे एकजुट करने का काम नीतीश कुमार कहेंगे। और आज ही आप देखिए कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी या मरकजी सरकार जो अपोजिशन को कह रही थी कि खत्म हो जाएगी, अब उसी अपोजिशन में हम भी आ गए हैं। देखिए, बिहार जो है जेपी की धरती रही है,
यहाँ से लोकतंत्र जब भी कमजोर हुआ है, यहाँ से एक तहरीक चली है जी। और उस आंदोलन से पूरे बिहार, पूरे देश में एक मजबूत जमहूरियत कायम हुआ और आज फिर शुरुआत यहाँ से हो गई है और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार जो एक छवि है पूरे देश में, एक उनका इमेज है ईमानदार होने का, दो ही चीज आरोप लगाते हैं मोदी जी, कहते हैं कि परिवारवाद या भ्रष्टाचार। तो नीतीश कुमार में न परिवारवाद का कोई धब्बा है न भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई, इतना दिन तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी एक भी धब्बा किसी करप्शन का नहीं लगा। वो करप्शन और कम्युनलिज्म पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्रिमिनल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो इसलिए उनके वो एक एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने आज सही कहा कि अपोजिशन को समाप्त करने का जो ये आके यहाँ नड्डा जी जो बोल गए कि जितने रीजनल पार्टी है सब समाप्त हो जाएंगे, एक ही बीजेपी बन जाएगी। लेकिन देखिए आज सारी अपोजिशन पार्टी, 7 पार्टियां आज नीतीश जी को सपोर्ट कर रही है और अकेले अलग थलग पड़ गई है आज बिहार में बीजेपी। ये इन लोगों का कैरेक्टर है, इन लोगों का ये चरित्र है कि खत्म समाप्त कर जाए, जो रहते हैं इनके साथ उनको खा जाता है ये। तो आज इनके नाम पर ये मटेरियल है और जहाँ तक उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति, कभी इन्होंने ख्वाहिश नहीं किया कि राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने। इन्होंने सिर्फ अपने काम पर विश्वास किया, काम किया है ना, उनको वोट की चिंता थी। वोट तो ऐसे ही जनता दे देती है, अल्पसंख्यक एक भी जीत के नहीं आए, होते हुए भी वो सीएम बने हुए हैं। उनकी किस्मत ही हम कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी की सीटें कम है लेकिन फिर भी सीएम बने हुए, वाकई में ये उनका तजुर्बा है, उनका एक दबदबा है सियासत में। मैं अजय उपाध्याय जी, वाकई में क्या आपको लगता है कि जो बात उचित शर्मा जी ने इस डिबेट में छेड़ दी है कि अपोजिशन को इससे बहुत मजबूती मिलेगी, बल्कि 2024 की यहां से एक शुरुआत मानी जाए कि अपोजिशन एकजुट हो जाएगा? शरद पवार का भी यही बयान आया है कि नीतीश कुमार का जो कदम है ये बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी एक अनुभवी नेता है, पुराने नेता है और ये भी सच्चाई है कि उन्होंने जितने वर्षों तक काम किया है, जैसा कि अभी हमारे किसी साथी ने बात की यहाँ, बिहार की राजनीति में उनका एक अपना दबदबा है। ऐसे लोग जब राष्ट्रीय राजनीति, और राष्ट्रीय राजनीति को भी वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऐसे लोग जब एक साथ होंगे तो विपक्ष के बाकी नेताओं को भी एक साथ करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी और ये एक यथार्थ राजनीतिक सच्चाई है। जहां तक बात अभी हो रही है एक दूसरे पर, आप देखिए नीतीश कुमार जिस गठबंधन को उन्होंने छोड़ा है और जहां आए हैं, और इससे पहले भी सरकारें इन बिटवीन इसी तरह चेंज हुई है। अलग बात है कि भाजपा आज बिहार में विश्वासघात दिवस मना रही है, ये अलग। इसके अलावे वो जानती है कि किस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में की, महाराष्ट्र में की, कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन की। आपने देखा कहीं कोई रिजोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी किसी विधायक को, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो बहुमत दल, ठीक है, लेकिन बहुमत का दल का जो था अजय उपाध्याय जी, वहां पे बिहार में सारी बातें अपनी जगह, लेकिन नीतीश कुमार जी पर क्या भरोसा किया जा सकता है? आप देखिए कि कई बार ये हो चुका है, कभी एनडीए के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है फुल एंड फाइनल? देखिए अबू भाई, आज राजनीति है, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में भरोसे की जहां तक आपने बात की है जी, तो क्या इस देश ने मोदी जी पर कितना भरोसा किया? क्या वो भरोसे के पात्र हैं? क्या महंगाई कम हो गई, अच्छे दिन आ गए, बेरोजगारी खत्म हो गई, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, बुलेट ट्रेन पर आप चढ़ रहे हैं, काला धन आ गया? तो ये सब जो है ना बातें अपनी जगह पे है, यथार्थ है, परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में राजनीति करनी है हमें, उन परिस्थितियों में जो राजनीतिक संस्कृति आज के डेट में है उसी पर हम विचार करें कि उसमें कितने नैतिक बल के साथ और प्रजातांत्रिक मूल्यों का बिना क्षरण किए, बिना उस पर हमला किए, प्रजातंत्र को बचाए रखते हुए यदि राजनीतिक प्रक्रिया को आप संचालित करते हैं तो ये अच्छाई मानी जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं कि एक अनुभवी नेता है, मजबूत नेता है, समझदार नेता है, और जो उन्होंने फैसला लिया है वो राष्ट्र के हित में निश्चित तौर पे है, बिहार के हित में तो है। चलिए गुलरेज शेख जी, अब जो बात मतलब निकल कर आ रही है यही कि 2024 दरअसल पे एक तरह से निशाना है, 2024 को देखकर ही ये कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जी अपोजिशन को
एकजा कर लेंगे, एकजुट कर लेंगे। और अगर नीतीश कुमार जी ये काम कर लेते हैं तो ये तो मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बड़ा खतरा है, अलार्मिंग है। अबू भाई, मैं अभी मध्य प्रदेश में बैठा हूं, क्या नीतीश कुमार एक पार्षद को भी मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने की हैसियत रखते हैं? नहीं रखते। तो नीतीश कुमार एक बेसिकली रीजनल लीडर है और प्रधानमंत्री का स्टेचर जो है मोदी जी का, वो पैन नेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। और अभी जो कांग्रेस के महोदय भी बोल रहे थे, वो भी दुनिया को जानते हैं, वो भी समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं। उनसे भी पूछे जरा, अपने दिल पर हाथ रख के बोले, दुनिया में जो महंगाई का त्राहिमाम मचा है, मोदी जी के राज में कितनी अच्छी सुख चैन से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपको भाई, क्या मजाक कर रहे हैं गुलजार भाई? मजाक कर सकते हैं प्लीज। देखिए, एक बात है कि ये जो हुआ है, ये जो जिस तरह से पीठ में खंजर घोंपा है नीतीश कुमार साहब ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बतौर संगठन एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज थे। ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे हमको लॉन्ग टर्म, चाहे 24 हो या 25 हो, इसमें लाभ मिलेगा। अभी तक ये हो रहा था कि गठबंधन के कारण हम अपना जो विस्तार करना था संगठन का, वो नहीं कर पा रहे थे। अब प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक विधानसभा में बीजेपी अपना विस्तार करेगी। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही बिहार होकर आया हूं और हम लोगों ने ये भी देखा है कि वहां की जमीनी हालात क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बिहार है, जहां बहुत आसानी से हम विस्तार कर सकते हैं। कैडर में पूरा जोश है और इस जोश के साथ आप देखना कि 2024 में भी 100% सीटें जीतेंगे और 2025 में अकेले मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, अब ये भी देखना होगा क्योंकि एक बड़ा चैलेंज तो बीजेपी के सामने भी है। मैं उचित शर्मा जी, जो बात यहाँ पर गुलरेज शेख जी कह रहे थे, ये तो बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलकर अपने दम पर एक तरह से बिहार में चुनाव लड़ेगी और वहां पर जो मध्य मुकाबिल होगा उससे सामना होगा। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे 2024 या 25 से पहले, या वहां पर अब नया एक गठबंधन है, तेजस्वी के साथ सरकार चलानी है, तो इसे लेकर किस तरह के चैलेंजेस होंगे उनके सामने? जी, डेफिनेटली आपके जो दो सवाल है कि एक राष्ट्रीय उनकी कैसा योगदान रहेगा और दूसरा बिहार में वो कैसे चला पाएंगे। तो बिहार में उनके लिए उनको भरोसा तो अब करना पड़ेगा। लालू यादव और पूरा उनका परिवार जो पूरा का पूरा एक डोमिनेटिंग है, जो उनके इश्यूज है, जो बोले करप्शन के चार्जेस है, पिछली बार 2017 में भी वो इश्यूज आए थे, उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। दूसरा, ये बिहार की राजनीति को अकेले भाजपा के अकेले आ जाए, ये गुलरेज जी को भी वहां की खबर नहीं है। वहां की राजनीति पूरी की पूरी बटी हुई है। और अब अगर आप गौर से देखें तो 33% और 33% ये बटी हुई है। कोई भी एक पार्टी इसको एक जगह पे, दो पार्टी इस पे नहीं आ सकती, एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, तब 66% बनेगा। और ये पूरा का पूरा कार्य दोनों ही पार्टी को, आरजेडी को हो, चाहे वो अपने नीतीश जी की पार्टी को हो, चाहे कांग्रेस को, दोनों को मिला के एक किसी न किसी के साथ उनको जाना ही पड़ेगा। और रहा तीसरी बात कि केंद्र नेतृत्व में अगर वो चाहे तो उनको सबसे बड़ी चुनौती उनको ये है कि पूरे के पूरे जितने भी विपक्ष दल है, चाहे वो बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, कांग्रेस से हो, साउथ से हो, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी और चुनौती नीतीश कुमार के ऊपर जरूर रहेगी कि अगर वो एक छत्र के नीचे इन सबको ले आते हैं तो एक बहुत बड़ी वो चुनौती का सामना 2024 के चुनाव में वो कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि कैसे उनके साथ शरद पवार काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, ममता बनर्जी काम करती है। अब कुछ आने वाले दिनों में जो समय आएगा, वैसे वैसे कितने लोग उनसे जुड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि बिहार में। जी गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए। अभी उनकी भिड़ंत जो है वो दुनिया के सबसे अक्लमंद लीडर राहुल गांधी से भी होनी है साहब। उचित शर्मा जी। जी 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 गुलरेज जी गुलरेज जी को आपने सुना है? उन्होंने इशारा किया कि अभी तो समझ नहीं पा रहे। जी अभी क्लैश ऑफ ईगोज होनी है भाई साहब, दुनिया के सबसे बुद्धिमान नेता राहुल गांधी के साथ उनकी। देखिए, बिल्कुल आपका जितना जो आप कह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं जी, चुनौती लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, विपक्ष चुनौती बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को गौर से समझिए। अजय उपाध्याय जी, आपको मौका दे रहा हूं, छोटा सा कमेंट जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय उपाध्याय जी।
तो देखिए पहली बात तो आज क्या पता पूरे 2 दिन से भाजपा के लोग बौखला गए हैं। अरे न नींद आ रही है, न खाना पीना इनको ठीक लग रहा है, झटका एक झटका बर्दाश्त नहीं किए। यही मैं कहता हूँ कि आसानी से सब चीज बहुत अच्छी बातचीत हुई डिबेट में, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और बहुत अच्छे नतीजे पर भी हम डिबेट में पहुंचे। अब डिबेट में चाह रहा हूं कि आखिर में चर्चा खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया उचित शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब और गुरलेज शेख जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि बिहार की सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और इसके अलावा जो चीज कही जा रही है कि सेंटर में जो सरकार होगी उसमें अपोजिशन का जो किरदार होगा और अपोजिशन को मजबूत करने में एक अहम किरदार नीतीश कुमार अदा कर सकते हैं, तो क्या यह काम वो कर सकते हैं आसानी से, यह देखना भी मुस्तकबिल में बहुत अहम होगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।